नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी डायरी के पन्नों को पलटेंगे जिसे शायद हम सबने कभी न कभी पढ़ा है या उसके बारे में सुना जरूर है। ये किताब है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसे लिखा है एनी फ्रैंक ने। ज्यादातर लोग कहानी जानते हैं, दूसरा विश्व युद्ध, एक यहूदी परिवार का छिपना और एक किशोरी की आवाज जो इतिहास के सबसे अंधेरे दौर से हम तक पहुंचती है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हमारा मकसद सिर्फ उस कहानी को दोहराना नहीं है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे श्रोता मूल बातों से वाकिफ हैं। आज हम उन पन्नों के बीच छिपे पहलुओं पर गौर करेंगे, मतलब वो मनोवैज्ञानिक दबाव, एक लेखिका का अनजाने में जन्म और वो बारीकियां जो इस डायरी को सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव का एक गहरा अध्ययन बनाती हैं। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाखों डायरियों में से सिर्फ एनी की आवाज इतनी अमर क्यों हो गई। बिल्कुल। तो चलिए उस गुप्त दुनिया से शुरू करते हैं जहां ये कहानी 2 साल तक सांस लेती रही। द सीक्रेट एनेक्स। 8 लोग, 2 साल और कुछ 100 वर्ग फीट की जगह। ये सुनने में ही मतलब बहुत घुटन भरा लगता है। असल में वो जगह थी कैसी और वहां जिंदगी चलती कैसे थी? देखिए, वो जगह एनी के पिता ओटो फ्रैंक के ऑफिस की इमारत में पीछे की तरफ छुपी हुई थी। बाहर से देखने पे तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि एक बुककेस के पीछे वो एक पूरा घर बसा हुआ है। घर? हाँ, लेकिन घर शब्द शायद थोड़ा बड़ा है। वो एक छोटा सा अपार्टमेंट था जहां हर आवाज गूंजती थी। दिन के वक्त जब नीचे ऑफिस में काम चलता था तो उन्हें बिल्कुल चुप रहना पड़ता था। पानी का नल तक नहीं चला सकते थे, चल नहीं सकते थे, यहां तक कि खांसना भी मना था। और इस खामोशी के पीछे 8 अलग अलग इंसानों का शोर था। फ्रैंक परिवार, ओटो, एडिथ, मार्गोट और एनी, उनके साथ वैन डैन परिवार, हर्मन, ऑगस्टा और उनका बेटा पीटर। और एक डेंटिस्ट भी थे, फ्रिट्ज फाइफर। हाँ, जिन्हें एनी अपनी डायरी में एल्बर्ट डसेल नाम देती है। मतलब हर किसी का अपना स्वभाव, अपनी आदतें, अपना डर। ये सिर्फ नाजियों से छिपना नहीं था। नहीं, ये एक दूसरे के साथ उस बंद जगह में तालमेल बैठाना था। वो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर कुकर जैसा था। प्रेशर कुकर? हाँ बिल्कुल। डायरी में इसके ढेरों उदाहरण हैं। खाने को लेकर रोज झगड़े होते थे। मतलब आलू कैसे काटे जाएंगे, मक्खन कितना इस्तेमाल होगा, इस पर बहस होती थी। मिसेस वैन डान अपने कीमती फर कोट को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, जो बाकियों को उस माहौल में बहुत अजीब लगता था। और एनी ये सब देख रही थी? वो सब देख रही थी। वो लिखती है कि कैसे 2 परिवारों के बीच तनाव एक लकीर की तरह खींच गया था। वो उस छोटी सी जगह को एक समाज कहती है, जहां अपनी राजनीति थी, अपनी गुटबाजी थी और अपने नियम कानून थे। और उस समाज के केंद्र में थी एनी, जो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी बल्कि एक बहुत ही तेज ऑब्जर्वर थी। वो हर किसी के व्यवहार को, उनकी कमजोरियों को बड़ी बारीकी से देख रही थी और अपनी किटी यानी अपनी डायरी में लिख रही थी। हाँ, और यही बात हमें एनी के उस रूप तक ले जाती है जिसके बारे में कम बात होती है। एनी एक लेखिका के तौर पर, हम उसे एक डायरी लिखने वाली लड़की के रूप में जानते हैं, लेकिन वो खुद को एक पत्रकार और लेखिका के रूप में देखती थी। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। ये तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये बस एक बच्ची का रोजनामचा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक सचेत साहित्यिक प्रयास था। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि एनी ने सिर्फ डायरी लिखी नहीं, उसने उसे दोबारा लिखा भी। दोबारा लिखा? हाँ, 1944 में जब उसने रेडियो पर डच सरकार के एक निर्वासित मंत्री का भाषण सुना कि युद्ध के बाद लोगों के लिखे पत्रों और डायरियों को इकट्ठा किया जाएगा, तो उसने अपनी डायरी को एक किताब की शक्ल देने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी एंट्रीज को एडिट करना शुरू कर दिया, कुछ हिस्सों को हटाया, कुछ ज्यादा साहित्यिक भाषा में लिखा। आज हमारे पास जो डायरी है वो असल में उसके इन दोनों संस्करणों का मिला जुला रूप है। मतलब वो सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं लिख रही थी, वो एक कहानी गढ़ रही थी, अपने ही जीवन की कहानी। वो अपने किरदारों को, मतलब एनेक्स में रहने वाले लोगों को विकसित कर रही थी। हाँ, और वो खुद पर भी बहुत कठोर थी। वो अपनी पुरानी बातों को एक आलोचक की नजर से देखती थी। डायरी के बाद के हिस्सों में हम देख सकते हैं कि उसकी भाषा, उसके विचारों की गहराई सब कितना ज्यादा परिपक्व हो गया था। वो सिर्फ ये नहीं लिखती कि मैं अपनी माँ से नाराज हूँ, बल्कि वो ये विश्लेषण करने की कोशिश करती है कि वो नाराज क्यों है, उनके रिश्ते में ये तनाव कहाँ से आता है। तो वो सिर्फ महसूस नहीं कर रही थी, वो अपने महसूस करने के तरीके को भी समझ रही थी। बिल्कुल, ये एक युवा विचारक का काम है, सिर्फ एक बच्ची का नहीं। और इसी ईमानदारी ने इस डायरी को इतना शक्तिशाली बनाया। वो किसी को नहीं बख्शती, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। सही कहा। वो अपनी कमियों,
अपने गुस्से, अपनी जलन के बारे में भी उतनी ही बेबाकी से लिखती है। और यही बेबाकी हमें उस दौर के सबसे मुश्किल पहलू पर ले जाती है, डर और उम्मीद के बीच का संतुलन। हाँ, वो मशहूर पंक्ति, इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरा अब भी मानना है कि लोग दिल से सच में अच्छे होते हैं। ये लाइन इतनी ज्यादा दोहराई गई है कि कभी-कभी ये अपनी धार खो देती है। इसे पढ़कर लगता है जैसे एनी हमेशा उम्मीद से भरी रहती थी, पर क्या सच में ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस डायरी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो पंक्ति एक निष्कर्ष है, रोज की हकीकत नहीं। उस एक होपफुल लाइन तक पहुंचने से पहले डायरी में निराशा, गुस्से और हताशा के सैकड़ों पन्ने हैं। अच्छा। हाँ, वो लिखती है कि कैसे उसे लगता है कि दुनिया बर्बाद हो चुकी है, कैसे उसे इंसानों से नफरत हो गई है। वो यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों की खबरें सुनती है और कांप जाती है। वो लिखती है, मैं उदासी को देखती हूँ जो हम पर आ रही है, मैं उस तकलीफ को महसूस करती हूँ जो लाखों लोग सह रहे हैं। तो फिर वो उम्मीद कहाँ से आती थी? क्या ये सिर्फ एक बच्ची का भोलापन था? मुझे नहीं लगता कि ये भोलापन था। मेरे ख्याल से ये एक सचेत चुनाव था, एक फैसला। डायरी से पता चलता है कि वो अपनी निराशा से लड़ती थी। वो प्रकृति में, किताबों में और अपनी लिखाई में सुकून ढूंढती थी। अटारी की खिड़की से दिखने वाला आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा उसके लिए उम्मीद का जरिया बन जाता था। तो एक तरह से उसकी उम्मीद उसकी बगावत थी। क्या बात कही है। हाँ, उसकी उम्मीद एक तरह का प्रतिरोध थी, एक तरह की बगावत। वो जानती थी कि हालात कितने बुरे हैं, लेकिन उसने उन हालात को अपनी आत्मा पर हावी होने से इनकार कर दिया। डर और उम्मीद का ये जो द्वंद्व है, यही इस कहानी का असली दिल है। और इस डर और उम्मीद के बीच एक और कहानी चल रही थी, एक लड़की के बड़े होने की। ये किताब सिर्फ युद्ध की डायरी नहीं है, ये एक असाधारण माहौल में एक बहुत ही सामान्य मानवीय अनुभव की कहानी भी है। बिल्कुल, यही वो चीज है जो इस डायरी को हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाती है। ऐतिहासिक संदर्भ तो दूसरा विश्व युद्ध है, लेकिन किशोरावस्था के जो विषय हैं वो तो सार्वभौमिक हैं। अपनी पहचान खोजना, अपने माता पिता से मतभेद होना। हाँ, खासकर अपनी माँ एडिथ के साथ उसका रिश्ता बहुत जटिल था। डायरी में वो अपनी माँ की बहुत आलोचना करती है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसे समझती नहीं है। ये बातें तो किसी भी किशोरी की डायरी में मिल सकती हैं। हाँ, लेकिन एनी के मामले में इस तनाव से भागने की कोई जगह नहीं थी। वो एक ही कमरे में अपनी माँ के साथ 24 घंटे बंद थी, पर वो अपनी भावनाओं का विश्लेषण करती है और समय के साथ हम देखते हैं कि उसकी सोच बदलती है। वो ये समझने लगती है कि उसकी माँ भी एक इंसान है जो अपने डर और अपनी चिंताओं से जूझ रही है। और फिर पीटर वैन डैन के साथ उसका रिश्ता, शुरुआत में उसे बहुत उबाऊ और शर्मिला समझती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। हाँ, और वो रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ एक पहला प्यार या क्रश नहीं है। पीटर पहला इंसान है जिसे एनी एक बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर जुड़ पाती है। वो उससे उन बातों पर चर्चा करती है जो वो अपने परिवार से नहीं कर सकती। भविष्य के सपने, अकेलापन, भगवान में विश्वास। उनकी बातचीत में हम एनी को एक युवा महिला के रूप में विकसित होते हुए देखते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस कहानी का अंत अटारी की उन मुलाकातों जैसा खूबसूरत नहीं है। 2 साल तक सफलतापूर्वक छिपे रहने के बाद अगस्त 1944 में सब कुछ बदल गया। हाँ, 4 अगस्त 1944 का दिन था। किसी की मुखबिरी पर सीक्रेट अनेक्स पर छापा पड़ा। वहां छिपे सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पहले वेस्टरबोर्ग ट्रांजिट कैंप ले जाया गया और फिर वहां से ऑश्विट्ज। पुरुषों और महिलाओं को अलग कर दिया गया। ये आखिरी बार था जब एनी ने अपने पिता को देखा था। कहानी का सबसे दुखद पहलू ये है कि एनी और उसकी बहन मार्गोट की युद्ध खत्म होने से कुछ ही हफ्ते पहले मार्च 1945 में बर्गन बेल्सन कैंप में मृत्यु हो गई, टाइफस और भुखमरी से। उन 8 लोगों में से सिर्फ एनी के पिता ओटो फ्रैंकी जीवित बचे। जब वो युद्ध के बाद वापस एम्स्टर्डम लौटे तो मीप गीज, जो उनकी मददगार थी, उन्होंने एनी की डायरी उन्हें सौंपी। और यहीं से एनी की विरासत की कहानी शुरू होती है। ओटो फ्रैंक के लिए उस डायरी को पढ़ना एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार अपनी बेटी की आत्मा की गहराई का अंदाजा हुआ और तब उन्होंने अपनी बेटी के लेखक बनने के सपने को पूरा करने का फैसला किया और इस डायरी को प्रकाशित करवाया। यहाँ एक सवाल उठता है, होलोकॉस्ट के दौरान अनगिनत कहानियां थीं, कई डायरियां लिखी गईं, फिर एनी फ्रैंक की डायरी ही क्यों इतनी खास बन गई? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके कई कारण हैं। पहला, जैसा हमने चर्चा की, इसकी साहित्यिक गुणवत्ता। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये एक अच्छी तरह से लिखी गई किताब है। दूसरा, इसकी सार्वभौमिकता। एनी के बड़े होने की कहानी कोई भी समझ सकता है। तीसरा, इसकी उम्मीद।
एक ऐसे विषय पर जो निराशा से भरा है, एनी की डायरी उम्मीद की एक किरण देती है। और शायद सबसे जरूरी कारण ये है कि एनी की कहानी हमें उस भयावहता को एक मानवीय चेहरे के जरिए समझने में मदद करती है। बिल्कुल, 6 मिलियन मौतों का आंकड़ा समझना नामुमकिन है, लेकिन एक 15 साल की लड़की की जिंदगी और उसके सपनों का खो जाना, वो हम सब समझ सकते हैं। वो उस त्रासदी का प्रतीक बन गई। तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल सिर्फ एक डायरी नहीं है, बल्कि ये मानवीय पीड़ा, साहस और सबसे बढ़कर उस उम्मीद की एक अमर कहानी है जिसे कुचलने की हर कोशिश की गई, पर जो शब्दों के रूप में आज भी जिंदा है। एनी फ्रैंक की आवाज आज भी हमें ये याद दिलाती है कि नफरत के सबसे अंधेरे दौर में भी इंसानियत की एक छोटी सी किरण जिंदा रह सकती है। और कभी-कभी कागज पर लिखे कुछ शब्द इतिहास की सबसे बड़ी ताकतों से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकते हैं। और यहाँ एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। एनी फ्रैंक कभी वो लेखिका नहीं बन सकी जिसका उसने सपना देखा था। उसने कोई उपन्यास या कहानियों का संग्रह प्रकाशित नहीं किया। फिर भी उसकी एक निजी डायरी, उसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है, शायद उतना जितना कई पेशेवर लेखक अपने पूरे जीवन में भी नहीं कर पाते। ये हमें एक अकेली ईमानदार आवाज की ताकत के बारे में क्या बताता है? एक ऐसी आवाज जो अपने समय और अपनी परिस्थितियों से भी कहीं आगे निकल सकती है और एक तरह से हमेशा के लिए अमर हो जाती है।